हे गाइस, तो कल आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम है और अभी तक कोई भी प्रॉपर स्टडी नहीं की है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये वीडियो वन शॉट है उसके लिए एंड ये लास्ट मिनट के लिए प्रॉपरली बनाई गई। इसमें सारा सिलेबस कवर्ड है अलॉन्ग विद PYQs। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, जो कि आपका सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपकी सारा सिलेबस यहाँ पे कवर होगा। ये कोर्स स्पेसिफिकली ये वीडियो BCom, BBA, BA और BSc स्टूडेंट्स के लिए हैं, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सिक्स्थ में, कोई भी सेमेस्टर हो फर्स्ट से लेके सिक्स तक, ठीक है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और जो भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए एप्लीकेबल है। इस वीडियो में हम देखने वाले सारे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड ये जो वन शॉट है ये बिल्कुल फ्री, जो इसके नोट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। सो उसके लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे सारी प्रोसेस मेंशन है कि कैसे नोट्स मिलेंगे। और जब तक टेलीग्राम बैन है इंडिया में तब तक आपको नोट्स व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे, तो वहाँ पे अपडेट हो जाएंगे, तो वहाँ से देख लेना, ठीक है। आपके नोट्स व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपका एग्ज़ाम कब है और क्या कब देख रहे हो आप ये वीडियो। तो यहाँ पे हमारा सिलेबस है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पे हमारी 4 यूनिट्स हैं इसके अंदर, जिसमें फर्स्ट यूनिट में हमारा इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन के प्रोसेस। वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, रिटर्न वगैरह में, इन सब में दोनों में हमारा एक शॉर्ट नोट आता है, ठीक है। उसके बाद है विजुअल कम्युनिकेशन। अब एक शॉर्ट नोट आया है इसका साइंस, सिंगल्स एंड सिंबल्स का, ठीक है। फिर उसके बाद है ये क्रॉस कल्चरल, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये बिजनेस लेटर वगैरह। सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। ये हमारी यूनिट 2 है, जिसमें बिजनेस के केसेस और प्रेजेंटेशन लेटर वगैरह हैं। लेटर और रिपोर्ट राइटिंग आती है, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग और इसका शॉर्ट नोट तो हमेशा आता है। ऑडियो विजुअल एड्स, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में ये शॉर्ट नोट तो आया हुआ है, कंपलसरी है, इट मीन्स। ये हमारी यूनिट नंबर 3 है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये फर्स्ट वाला है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन प्रोसेस। फिर उसमें लीडरशिप स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज वगैरह का क्या रोल होता है, ये सब गिवन है। उसके बाद हमारी यूनिट नंबर 4 आती है, जिसमें नेगोशिएशन, टाइप ऑफ नेगोशिएशन पूछा जाता है ज़्यादातर। और यहाँ पे पूछा ये शॉर्ट नोट हमारे आते हैं, सेलिंग टू कस्टमर, और यहाँ पे लैंग्वेज इन स्पेलिंग वगैरह, स्ट्रेटेजिक स्पेलिंग, ये भी सेलिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो मैंने इन पूरे सिलेबस को क्वेश्चन वाइज डिवाइड किया है। तो इसमें हमने 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, वन बाय वन उसके आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे हमें कम्युनिकेशन की प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है डिटेल में। उसके बाद उसके हर एक एलिमेंट को डिस्कस करना है, जैसे सेंडर, मैसेज, इकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग। और ये जो प्रोसेस है ये लाइन टू वाइज आपको लर्न करनी है कि पहले सेंडर आएगा, फिर मैसेज होगा, फिर इकोडिंग, देन चैनल, देन रिसीवर, देन डिकोडिंग। ऐसा नहीं आप पहले कुछ और बोल दो फिर कुछ और, ठीक है। ये प्रोसेस है, तो प्रोसेस हमें लाइन बाई लाइन याद करनी होती है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है, एक कंटिन्यूस फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का। एक जगह से इन्फॉर्मेशन जब दूसरे के पास जाती है, मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैं आपके पास ट्रांसफ़र करूँ, इट मीन्स ये प्रोसेस है, ठीक है। कम्युनिकेशन की इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, आइडिया ट्रांसफ़र करना। मेरा आइडिया है कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करो एंड देन एग्जाम में अच्छे से लिखो, तो दिस इज़ माय आइडिया एंड मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मैसेज, मेरा मैसेज है, ये सारी प्रोसेस, सारे क्वेश्चंस मैं समझा रही हूँ, दिस इज़ माय मैसेज। तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जब जा रहा है तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो इट इज़ ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, लगातार फ्लो होता रहता है इंफॉर्मेशन का, आइडियाज़, मैसेजेस का। एक पर्सन से, जिसको हम बोलते हैं सेंडर, जो मैसेज भेजता है, दूसरे पर्सन जिसके पास मैसेज पहुंचता है उसको बोलते हैं रिसीवर। एक सेलेक्टेड मीडियम, अब मैंने मैसेज भेजा, आपके पास पहुंचा, तो ये किस तरीके से जाएगा, यूट्यूब की मदद से। तो ये क्या है, यूट्यूब चैनल है, मीडियम है, ठीक है। फिर हमें आप लोग क्या करोगे, रिस्पॉन्स दोगे और बातों को समझोगे। जैसे कि एक टीचर एक्सप्लेन करता है किसी भी टॉपिक को क्लास में एंड देन स्टूडेंट उनको समझते हैं और फिर अपने डाउट वगैरह बताते वो टीचर को। तो ये पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस है। उसके बाद है हमारा एलिमेंट्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। सबसे पहला एलिमेंट है सेंडर, ए पर्सन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंड द मैसेज। एक पर्सन जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो है उसको स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंडर, और मैसेज भेजने वाले को भी सेंडर बोलते हैं, ठीक है।
तो हमने मैसेज भेज दिया, हमने इनिशिएट कर दी, कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी। जैसे एग्जांपल, टीचर ने लेक्चर देना स्टार्ट किया क्लासरूम में, तो ये क्या है, सेंडर है टीचर। उन्होंने स्टार्ट किया कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन किया एक टॉपिक किसी भी स्टूडेंट्स को, तो ये क्या हुआ, हमारा टीचर कौन है, टीचर है हमारा सेंडर, ठीक है, जो कि मैसेज डिलीवर कर रहा है। फिर अब हमने बात करी मैसेज की, तो सेंडर ने क्या भेजा, मैसेज। तो मैसेज क्या होता है, नाउ मैसेज के अंदर आइडिया होता है, इंफॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सजेशन, जो कि हमें दूसरे लोगों को बताने। जैसे कोई मैनेजर, कोई सेंडर बन गया मैनेजर, वो मैसेज भेज रहा है, तो उस मैसेज में क्या पाएगा, मैनेजर के मैसेज में कुछ इंस्ट्रक्शंस पाएंगे, सजेशंस पाएंगे कि आप ये चीज़ करो, ये मत करो। और कोई टीचर दे रहा है मैसेज, तो उसके मैसेज में क्या पाएगा, इंफॉर्मेशन, आइडिया वगैरह मिलेगा, ठीक है। जैसे टीचर एक्सप्लेन करना है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसके ये डिलीवर किया गया स्टूडेंट्स को, तो हमारा मैसेज क्या था, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे टीचर है सेंडर, मैसेज है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिसीवर है स्टूडेंट्स। तो 2 हो गए एलिमेंट्स। थर्ड है ई कोडिंग, इसका मतलब होता है कन्वर्ट करना थॉट्स और आइडियाज़ को वर्ड्स में। हमारे आइडिया कुछ हो रहे हैं, थॉट्स कुछ हो रहे हैं, और वर्ड्स को उनमें कन्वर्ट करना। मेरे आइडियाज़ हैं कि मैं इन सब पीपीटीज़ को आपको अच्छे से समझाऊँ, तो मैं अपने आइडियाज़ को, अपने दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करके बता रही हूँ। सो ये क्या है, ई कोडिंग, ठीक है। एक टीचर कन्वर्ट करता है उसकी नॉलेज को कम्युनिकेशन प्रोसेस में, सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस में, ताकि जब वो पढ़ा रहे क्लास में तो बच्चों को अच्छे से समझ आए। देन हमारा आता है फोर्थ एलिमेंट इसका, जो है चैनल। चैनल एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है। सेंडर से रिसीवर के पास मैसेज जाता है, तो उसके बीच में जो प्रोसेस होते हैं वो चैनल होता है। जैसे ये मैसेज जाएगा आपके पास वाईटी के हेल्प से, तो यहाँ पे चैनल कौन हुआ, वाईटी, ठीक है। तो क्लासरूम लेक्चर, व्हाट्सअप मैसेज। तो देखो, जब आप लेक्चर देते हो तो क्लासरूम क्या है, एक आपका चैनल है। जब आप मैसेज भेजते हो तो व्हाट्सअप आपका चैनल है। ऑनलाइन वीडियोस देखते हो तो ये टीचिंग कंटेंट्स वगैरह, ये सब जो हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, जैसे कि क्लासरूम में लेक्चर हो गया, व्हाट्सअप हो गया, और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब। उसके बाद अब मैसेज पहुंच गया उसके पास, हमने मीडियम वगैरह सब बता दिया। अब रिसीवर, एक पर्सन जो मैसेज को रिसीव करेगा। जो मैसेज किसने भेजा था, सेंडर ने भेजा था। द रिसीवर इज़ द पर्सन हु रिसीव द मैसेज एंड सेंट बाय द सेंडर। देखो, पर्सन एक ऐसा इंसान है, रिसीवर, जो उस मैसेज को रिसीव करेगा। कौन से मैसेज को, जो कि सेंडर ने भेजा था, ठीक है। जैसे कि टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, अब क्लास क्या है, क्लास तो एक वो है अपना मीडियम, अब चैनल बोल सकते हैं उसको हम लोग। अब जो क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो कौन है, रिसीवर। वो मैसेज सुन रहे हैं टीचर का, एंड देन वो अपने डाउट्स वगैरह पूछेंगे, तो डाउट पूछेंगे तो उसको बोलते हैं फीडबैक। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस है, ठीक है। स्टूडेंट्स सीटिंग इन द क्लास लिसनिंग टू द टीचर आर रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। उसके बाद है 6th स्टेप, डी कोडिंग। इसका मतलब जब स्टूडेंट्स ने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ समझ लिया, उसके बाद वो अपनी अंडरस्टैंडिंग पे उस टॉपिक को समझेंगे। देन अगर उनको कुछ डाउट आएगा तो वो पूछेंगे टीचर से। तो इसका मतलब होता है डिकोडिंग। जब आप किसी भी टॉपिक को डिकोड करते हो, किसी भी मैसेज को डिकोड कर सकते हो, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड करना किसी भी मैसेज को जो कि रिसीवर ने भेजा है, रिसीवर ने रिसीव किया है, सेंडर ने आपको भेजा है, ठीक है। फीडबैक, रिस्पॉन्स होता है। अब आपने डिकोड कर लिया कि ये मैसेज जिसकी वजह से था और ये चीज़ थी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फीडबैक प्रोवाइड करोगे सेंडर को, जिसने मैसेज भेजा था उसको। जैसे मैनेजर ने आपको काम दिया, अब आपने उसका काम समझ लिया कि ये करना है, तो आप उसको फीडबैक दोगे, ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ, ओके। तो ये क्या है, फीडबैक देना। स्टूडेंट ने डाउट पूछा और आंसर मिल गया उसके क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद वो फीडबैक देगा टीचर को कि आपने बहुत अच्छा लेक्चर वगैरह दिया, मुझे मेरा आंसर डाउट क्लियर वगैरह हो गया, ठीक है। अब हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें एक कम्युनिकेशन प्रोसेस का, जो कि आप लिख सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। जैसे मैनेजर कंडक्ट करता है एक मीटिंग और एक्सप्लेन करता है कि आपके जो नई गाइडलाइंस बनी कंपनी के अंदर, नई पॉलिसीज़ बनी है, तो उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को क्या क्या काम करना है। तो मैनेजर क्या है, मैनेजर आपको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कोई भी चीज़। तो मैनेजर क्या हुआ, मैनेजर हुआ सेंडर, वो आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो सेंडर। उसके बाद क्या है, मैनेजर एक्ट करता है सेंडर बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस, वो आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करें, तो वो क्या हुआ, सेंडर, ठीक है। फिर उसने क्या भेजा, मैसेज भेजा, तो दूसरी प्रोसेस थी मैसेज। तीसरी मीटिंग रूम और वीडियो कॉल एक्ट एज चैनल। अब उसने कहाँ पे ये आपको मैसेज दिया है, तो वो क्या है आपका, जहाँ पे भी उन्होंने आपको मैसेज प्रोवाइड किया होगा तो वो क्या माना जाएगा, आपका चैनल माना जाएगा। उसके बाद किसको ये मैसेज मिला, तो एम्प्लॉयज़ को मिला, तो वो कौन है, रिसीवर है।
फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ ने उस मैसेज को पढ़ा, तो इसका मतलब होता है डिकोड किया उस मैसेज को। देन उन लोगों ने कुछ क्वेश्चंस थे, उनके डाउट्स वगैरह थे तो वो पूछे, इसका मतलब है उन्होंने फीडबैक वगैरह दी। ठीक है, तो ये सारे एक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में होती है। सबसे पहले सेंडर, देन मैसेज, देन आपका चैनल आता है, देन रिसीवर, देन डिकोडिंग और फीडबैक। ये पूरी कंप्लीट अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है जो कि हमें लाइन बाय लाइन ही लर्न करनी होती है। उसके बाद कंक्लूजन लिखने ज़रूरी है, क्योंकि अभी न्यूज़पेपर में भी आया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स चेक हो रहे हैं वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहे, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, आप इंट्रोडक्शन, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसमें इंट्रो, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन ज़रूर लिखना, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले, चाहे कोई भी चेक करे। फिर ये 3 चीज़ों को ही देख के चेक करते हैं। तो कंक्लूजन में कुछ नहीं लिखना, सिंपल सा जो आपने यहाँ पे सब लिखा उसी को छोटा बना के लिखना है। तो देखो, कम्युनिकेशन प्रोसेस एक कंप्लीट साइकिल है जिसके अंदर सेंडर, मैसेज, ई-कोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक आती है। ये हमने पढ़ा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर करनी है तो मैसेज को प्रॉपरली समझो और रिस्पॉन्ड करो, आप फीडबैक प्रोवाइड करो। ठीक है, जैसे अगर ये लेक्चर्स इफेक्टिव बनाने हैं तो आप अब मेरे मैसेज को पढ़ो, मेरी इंफॉर्मेशन सारी वीडियो देखो एंड देन टेल मी कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स मैं कर सकती हूँ और क्या क्या फीडबैक है आपकी, अच्छा मतलब समझ आया नहीं, ये सब कुछ बताना। तो ये अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो हमने की उसमें क्या क्या बैरियर्स आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो ये डिस्कस करनी है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन वो ऑब्स्टेकल होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि डिस्टर्ब करती हैं या फिर ब्लॉक करती है स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को। हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ तक जा रही थी, सेंडर से रिसीवर तक सिंपली आराम से जा रही थी, लेकिन बीच में ऐसे ब्लॉक्स आ गए, ये प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन ख़राब हो गई। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल मतलब था वो नहीं पहुँच पाया सेंडर तक, तो इसको बोलते हैं बैरियर्स। अब देखो, ये बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं वो सब देखेंगे। पहला तो टीचर एक्सप्लेन कर रहा है किसी भी टॉपिक को एक क्लास में, तो स्टूडेंट्स वो चाहते हैं समझना क्लास में, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही है तो उनको समझ नहीं आ रहा। तो बैरियर क्या हुआ, अब है बैरियर यहाँ पे नॉइस बैरियर है। ठीक है, तो ये बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। अब हमें देखना है टाइप ऑफ बैरियर। तो यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन एनी 4 टाइप ऑफ बैरियर। तो मैंने 4 यहाँ पे कवर किए हैं और ज़्यादातर यही आता है। सबसे पहला है लैंग्वेज बैरियर। आपकी अलग लैंग्वेज है, टीचर की अलग, सो आपको समझ नहीं आएगी। लैंग्वेज बैरियर कब होता है, जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की लैंग्वेज ना समझ पा रहे हो। लाइक टीचर तो हाई वोकेबलरी यूज़ करेगा लेकिन स्टूडेंट को वो नहीं समझ आएगी। सो इसीलिए टीचर्स अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं अगर वो कम वोकेबलरी वगैरह यूज़ करें तो लैंग्वेज बैरियर में क्या आता है, जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को मैसेज ना समझ पा रहे हो बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, जैसे मैनेजर एक्सप्लेन कर रहा है इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में, लेकिन कुछ वर्कर्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती तो उनके लिए हिंदी में होना चाहिए, लेकिन मैनेजर सिर्फ इंग्लिश में कर रहा है तो उनको ये मैसेज नहीं समझ आएगा। तो कौन सा बैरियर आ गया, तो यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ गया। ओके, देन है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। तो यहाँ पे देखते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर कब होता है, जब हम मेंटल स्टेट में नहीं होते, जैसे फियर, हमें डर लग रहा होता है, स्ट्रेस है, एंगर है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है जो कि हमारे जो मैसेज है उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, एम्प्लॉय डज नॉट आस्क डाउट्स इन द मीटिंग बिकॉज उनको डर लगता है कि कोई उसको जज ना कर ले। जैसे यहाँ पे आपकी मीटिंग चल रही है, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं और आपका मैनेजर है, तो ये जो मैनेजर है आप इससे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे बिकॉज आपको लग रहा है अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो लोग मुझे जज करेंगे या फिर मैनेजर जज करेगा। तो ये आपके दिमाग में ये प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में लग रहा है, साइकोलॉजिकली है ये। ठीक है, फियर है, स्ट्रेस और कॉन्फिडेंस की कमी, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं साइकोलॉजिकल बैरियर में आती है जो कि मेंटल स्टेट से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, फिजिकल बैरियर एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि नॉइस, अब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते चाहे कुछ हो जाए। डिस्टेंस, पुअर इन्वायरमेंट, जो कि आपकी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको इंटरप्रेट करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस वगैरह, नॉइस वगैरह, ये सारी चीज़ें करते हैं। जैसे ऑनलाइन क्लास ले रहे हो आप, इंटरनेट नहीं चल रहा अच्छे से, नेट नहीं चल रहा, जिसकी वजह से आपके टीचर की वॉइस ब्रेक हो रही है और या फिर आपकी जो वॉइस है वो नहीं टीचर तक पहुंच पा रही। इसी वजह से स्टूडेंट्स कुछ मिस पार्ट, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है क्लास का वो मिस कर रहे हैं, तो मतलब उनको समझ नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें वॉइस ब्रेक होगी बार बार तो समझ नहीं आएगा ऑटोमेटिकली। तो ये यहाँ पे फिजिकल बैरियर है। ठीक है, जिसमें नॉइस आती है, डिस्टेंस और पुअर इन्वायरमेंट आता है, हमारा फिजिकल बैरियर। देन कल्चरल बैरियर, अब हर जगह का कल्चर अलग अलग है, इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है तो वहाँ पे तो डिफरेंट कल्चर्स है।
कल्चर बैरियर कब होता है? जब लोग डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं और मैसेज को अपनी तरीके से समझते हैं। अब कहीं जगह आप कुछ बोलोगे तो वहाँ पे कुछ और मतलब निकलेगा किसी वर्ड का, मतलब हर एक वर्ड का अलग अलग स्टेट में अलग अलग मतलब होता है। जैसे जेस्चर कंसीडर पोलाइट इन वन कंट्री मे बी डिसरिस्पेक्टफुल इन अनदर कंट्री। यहाँ पे आप अगर कुछ वर्ड बोलो तो यहाँ पे आप किसी की रिस्पेक्ट करो उस वर्ड के अकॉर्डिंग, अगर दूसरी कंट्री में वो वर्ड बोलते हो तो वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों के बीच में, क्योंकि उस इंसान को नहीं पता था यहाँ पे ये वर्ड डिसरिस्पेक्टफुल है। सो ये है हमारा कल्चरल बैरियर। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कब होता है? जब स्ट्रक्चर, हायरार्की, रूल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिले हैं। ठीक है, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं है अच्छा सा, हायरार्की नहीं, कोई किसी को अपने ऊपर बॉस नहीं मानता, कोई लोअर नहीं है, कोई अपर नहीं है, सब एक दूसरे ऐसे ही काम करते रहते हैं। रूल्स वगैरह नहीं है, ना कोई पॉलिसी, ना कोई रेगुलेशंस, कुछ नहीं है। जूनियर एम्प्लॉय कोई भी अलाउड नहीं है कि वो टॉप मैनेजमेंट से बात करें। तो अगर जूनियर एम्प्लॉय के पास कोई टॉप सीक्रेट था तो वो टॉप मैनेजर से बात नहीं कर सकता, मैनेजमेंट से। तो उसको क्या करना होगा, पहले आपके सीनियर से देना होगा, फिर वो उसके सीनियर को देगा, देन वो उसको सीनियर को देगा, उसके बाद कहीं टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचेगी। तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, ठीक है, उस मैसेज को डिलीवर करने में। तो इसलिए ये डिले हो जाती है हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो, ठीक है। अब क्या क्या वेज़ हैं, क्या क्या तरीके हैं जिसकी वजह से हम ओवरकम कर सकते हैं इस बैरियर को, इस प्रॉब्लम को मिटा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं? सबसे पहला कौन सा बैरियर था? लैंग्वेज बैरियर। तो आप अगर लैंग्वेज बैरियर है तो सिंपल भाषा यूज़ करो तो ये अपने आप हट जाएगा, ठीक है। क्लियर एंड ईजी वर्ड्स यूज़ करो जिसकी वजह से फिर जो कन्फ्यूज़न है वो नहीं होगी, ठीक है। आप जैसे कि टेक्निकल सेंटेंसेस मत बोलो, जैसे आप बोल रहे हो कि ऐसे ऐसे मीटिंग वगैरह होगी, कल आपको आना है, ऐसे वैसे मत बोलो। सिंपल सा कह दो मीटिंग है 10 बजे सुबह, बस बात खत्म। एक्टिव लिसनिंग। रिसीवर, जिस आप सेंडर हो तो दूसरा रिसीवर है, रिसीवर को ही आपका जो मैसेज है वो अच्छे से ध्यान से सुनना चाहिए, केयरफुली, और कंफर्म करना चाहिए। अगर वो नहीं समझ आया तो वो दोबारा पूछ सकता है कि आप ये कहना चाह रहे थे, ठीक है। एम्प्लॉइज़ रिपीट इंस्ट्रक्शंस। जैसे आपका मैनेजर है तो उसको इंस्ट्रक्शंस भी रिपीट करने चाहिए कि सबको समझ आ गए या नहीं, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर चैनल सिलेक्शन। राइट कम्युनिकेशन मीडियम होना चाहिए ताकि सबको वो सही लगे, ठीक है। जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस है तो उसको आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हो, इनफॉर्मल चैट में नहीं भेज सकते, बिकॉज वहाँ पे सबको अलग अलग तरीके से भेजना होगा। आप सीधा ईमेल भेज दो सबको डायरेक्टली। फीडबैक सिस्टम। अब अपने सेंडर ने रिसीवर तक मैसेज पहुंचा दिया, अब रिसीवर को फीडबैक देनी पड़ती है जिससे हमें पता चलता है कि उसको मैसेज समझ आया नहीं या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ठीक है। मैनेजर एम्प्लॉयज़ को पूछता है कि आपको ये टास्क समझ आया या नहीं, ठीक है। उसके बाद अपना कंक्लूजन है। बैरियर्स जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में आते हैं वो क्लैरिटी नहीं होती फिर मैसेज में, और ना इफेक्टिवनेस आती है उस मैसेज में। ये क्यों होते हैं बैरियर्स? हम प्रॉपर इन बैरियर्स को कैसे हटा सकते हैं? एक तो आप अच्छे से यूज़ करो अपनी लैंग्वेज को, फीडबैक दो, एंड कम्युनिकेशन चैनल्स को अच्छे से सेलेक्ट करो। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप इन बैरियर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, एंड ये आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, तो इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग स्पोकन वर्ड्स एंड रिटन। देखो, बिना बोले और बिना लिखे जब हम कुछ शेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, साइलेंस, सिम्बल्स, हम इशारों से समझाते हैं कुछ चीज़ें, तो उनको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट नोडिंग हेड इन द क्लास टू शो एग्रीमेंट विद द टीचर एक्सप्लेनेशन। देखो, आपसे टीचर पूछता है कि आपको समझ आया नहीं, तो आप क्या करते हो? सिर हिला देते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपको समझ आ गया, टीचर को भी ये बात पता चल गई कि हाँ आपको समझ आ रहा है। तो ये क्या है? ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ना तो आपने कुछ बोला ना कुछ लिख के बताया, फिर भी आपको टीचर ने समझ लिया, तो ये क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो टाइप्स में सबसे पहले आता है बॉडी लैंग्वेज। तो आप अपनी जब बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके जब किसी चीज़ को बताते हो तो उसको बोलते हैं, देखो, रेफर्स टू द मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ बॉडी यूज टू कम्युनिकेट फीलिंग्स एंड एटीट्यूड, ठीक है। ए कैंडिडेट सिटिंग स्ट्रेट विद कॉन्फिडेंट पोस्चर इन इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू में स्ट्रेट बैठे रहते हो कॉन्फिडेंटली, तब क्या शो करता है ये कि आप सीरियस हो इस चीज़ से रिलेटेड और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है।
तो ये क्या है, बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशन, ये शो करते हैं इमोशंस सच एज हैप्पीनेस, एंगर, सरप्राइज और कन्फ्यूजन। जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है, ये बताता है कि आपके अंदर उस चीज़ के बारे में कैसी क्या फीलिंग्स हैं, हैप्पीनेस, सरप्राइज, कन्फ्यूजन, या आपको गिफ्ट मिलता है तो आप सरप्राइज से फील करते हो, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ बता दे रहा है। स्माइल ड्यूरिंग कन्वर्जेशन सो फ्रेंडलीनेस, जब आप अपने दोस्तों से बात करते रहते हो तो आप एक स्माइल कर देते हो हल्की सी, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड शो करता है उन लोगों के तरफ। उसके बाद आता है जेस्चर। जेस्चर मतलब हैंड्स और आर्म मूवमेंट, जब हम अपने आइडियाज़ को, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे हाथ वगैरह यूज़ हो रहे हैं, मैं समझा रही हूँ इस तरीके से, तो रेजिंग हैंड इन द क्लास टू आस्क क्वेश्चन शो करता है इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन, तो ये है जेस्चर। ठीक है, जब आप क्लास में सवाल पूछते हो तो अपने हाथों का यूज़ करके हाथ ऊपर खड़ा कर लेते हो एक, फिर पूछते हो सवाल कि मैम ये डाउट है। ठीक है, उसके बाद है पोस्चर, ये मीन्स हाउ ए पर्सन सिट एंड स्टैंड वाइल कम्युनिकेटिंग, जब आप कोई बात कर रहे हो तो कैसे बैठ के बात कर रहे हो, तो किस तरीके से बैठे हो आप, मतलब अच्छे तरीके से स्ट्रेट बैठे हो या नहीं, खड़े हो तो किस तरीके से खड़े हो, आपके हाथ वगैरह किस साइड हैं, ये सब कुछ देखा जाता है पोस्चर में। ठीक है, उसके बाद है आई कॉन्टेक्ट, देखो आपका अटेंशन, कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी शो करता है, जब आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देख कर बात करते हो, इसका मतलब है कि आपके अंदर ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस एक दूसरे के बीच में। लेकिन जब ये नहीं होता तब ये शो करता है कि नहीं, ऑनेस्ट नहीं हो आप, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, और इसकी वजह से कई बार बहुत सारा लॉस भी हो जाता है लोगों को। ठीक है, साइलेंस एज कम्युनिकेशन, साइलेंस भी एक कम्युनिकेशन की उस पर का सिचुएशन और कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे मतलब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे आप अगर आपको अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो तो इसका मतलब है आप आराम से उस सिचुएशन को संभाल सकते हो। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, ए स्टूडेंट रिमेनिंग साइलेंट व्हेन आस्क ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन शोज लैक ऑफ नॉलेज एंड अनसर्टेनिटी, जब क्लास में टीचर ने पूछा एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट था तो एक स्टूडेंट चुपचाप बैठा रहा, साइलेंट, इसका मतलब क्या है कि उसको ये क्वेश्चन नहीं आता, उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, और अनसर्टेनिटी है कि कहीं ये गलत, ये जवाब जो मैं दूंगा ये गलत तो नहीं है। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, अनसर्टेनिटी भी हो सकती है और एक तो नॉलेज भी ना हो उस चीज़ के बारे में, तो उस टाइम पे वो क्या है, साइलेंस है। फिर है साइंस वगैरह, तो ये विजुअल फॉर्म्स होती हैं जो कि कन्वे किया जाता है मैसेज मीनिंग क्विकली। जब हम जैसे ये हाईवे वगैरह होते हैं तो यहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि इतनी स्पीड ट्रक की चलेगी, लाइक 60 एंड 80 कार की, तो यहाँ पे क्या है, ये साइंस वगैरह हैं जो कि सिंबल्स हैं जो कि हमें शो करते हैं, वो हमें बता तो नहीं रहे लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें समझ आ रहा है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है, रेड लाइट जब आप स्टॉप करनी होती है, ग्रीन लाइट जो इंडिकेट करती है कि गो, एंड येलो लाइट जो कि वेट करने का इंडिकेट करती है, तो ये ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। फिर अब इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप हर जगह तो रह नहीं सकते, ट्रैफिक पुलिस भी हर जगह तो नहीं रह सकती, इसलिए ये सिग्नल्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो क्या हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती है वर्बल मैसेज को, मतलब बिना शब्द बोले आप लोग अपने मैसेज को बता सकते हो दूसरे को। जैसे सेइंग गुड जॉब, एक सेकेंड, सेइंग गुड जॉब विद ए स्माइल इंक्रीज पॉजिटिव इम्पैक्ट, जब आप बोल रहे हो गुड जॉब और स्माइल भी दे रहे हो तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस लोग पे। ठीक है, एक्सप्रेस इमोशन क्लियरली, आप अपनी जो रियल फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस कर सकते हो क्लियरली फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू। ठीक है, आपको डिससेटिस्फेक्शन होता है तो भी आपका फेस बता देता है, ठीक है, बिना वर्ड्स बोले। ये बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, जब आप इंटरव्यू वगैरह में, मीटिंग्स में होते हो, प्रेजेंटेशन में, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही काम आती है। ठीक है, जिससे ट्रस्ट बढ़ता है एक दूसरे के बीच में। अब कंक्लूजन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो बिना शब्दों को बोले, एंड इम्प्रूव करते हो दोनों लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, आपकी पर्सनल और बिजनेस कम्युनिकेशन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बिजनेस लेटर राइटिंग क्या होता है, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट है ना, बिजनेस लेटर राइटिंग, तो लेटर लिखना आता है, हर बार आता है ये। ठीक है, लेटर राइटिंग और एक होती है रिपोर्ट, तो दोनों को देखने वाले हैं, आप एक भी कर सकते हो इन दोनों में से, तो एक लिख के आना, एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं ना, आउट ऑफ 6 क्वेश्चन आते हैं तो हमें 5 करने होते हैं समथिंग, तो हमें एक छोड़ सकते हैं, तो उसमें आप इन दोनों में से एक कर सकते हो जो भी आसान लगे।
बिजनेस लेटर राइटिंग एक फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन होती है। हम रिटर्न लिख के भेजते हैं, लेटर क्या करते हैं, लिख के भेजते हैं, तो रिटर्न हो गई। फॉर्मल मतलब बिजनेस लेटर है तो बिजनेस की भाषा यूज़ करेंगे। इनफॉर्मल ऐसे नहीं बोलेंगे हेलो हाय, हम क्या बोलेंगे गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून वगैरह, डियर सर, डियर मैम, ये सब यूज़ करेंगे, ठीक है। ये किसके बीच में होता है, ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर, एम्प्लॉय और एक्सटर्नल पार्टीज़ के बीच में, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, किसी भी चीज़ की कंप्लेंट करते हैं, ऑफिशियल डिसीजंस लेते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पे है कि जैसे कि एक कंपनी राइट कर रही है लेटर सप्लायर को कि आप इतने इतने रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पे भेजो, तो ये क्या है, एक ये हमारा है यहाँ पे बिजनेस लेटर। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस लेटर की, तो सबसे पहला रिटर्न रिकॉर्ड। आपका अगर कोई लेटर आया तो अब आपने लेटर लिख के भेज दिया, अब आप मना नहीं कर सकते कि मैंने ये ऑर्डर प्लेस नहीं किया, आपने किया है ये ऑर्डर, बिकॉज हमारे पास इसके ऑर्डर की लेटर है, तो आप मना नहीं कर सकते इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो बिजनेस लेटर एक्ट करता है प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन की हमारी बात हुई इस चीज़ से रिलेटेड फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एक परचेज ऑर्डर जो लेटर होता है वो बाद में भी यूज़ किया जा सकता है ताकि कोई भी डिस्प्यूट हो तो उसको हम सॉल्व कर सकें अच्छे से, ठीक है। ये मिसिंग क्यों हो रहा है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे फिर आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करता है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि लेटर वगैरह हम फॉर्मली ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। उसके बाद लीगल वैलिडिटी, बिजनेस लेटर लीगल एविडेंस के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। रिटर्न कंप्लेंट फिल करनी हो तो लेटर अगेंस्ट डिलेड डिलीवरी, जैसे कि आपने ऑर्डर प्लेस किया था और फिर उन्होंने डिले कर दिया डिलीवरी करने में, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, लीगली काम कर सकते हो उसके अगेंस्ट, क्योंकि आपके पास वो बिजनेस लेटर पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से आप लीगल एक्शन ले सकते हो, ठीक है। अब बिजनेस लेटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या कैसे बनता है, जैसे डेट, डे वगैरह, टाइम वगैरह, सब्जेक्ट, ये सब कैसे आता है इसके अंदर। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है यहाँ पे वो होता है सेंडर का एड्रेस। सबसे पहले आपको डालना होता है सेंडर का एड्रेस। सेंडर मतलब हमने पहले देखा था जो मैसेज भेज रहा है, सेंडर मतलब जो मैसेज भेज रहा है वहाँ पे, तो उसका एड्रेस डालना है। एड्रेस ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन सेंडिंग द लेटर, जैसे ABC लिमिटेड दिल्ली के अंदर ऑफिस है उनका, तो वो मैसेज भेज रहे हैं किसी को, ठीक है। तो दिल्ली के जो अंदर ऑफिस है इसका, तो ये वो पहले एड्रेस डालना होगा इनका ही, और किसी का नहीं, सिर्फ इनका, ठीक है। उसके बाद डेट डालनी है जो कि लेटर पे लिखी है, जैसे कि पहले आप एड्रेस डालो ABC लिमिटेड एंड देन दिल्ली डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद आप डालो यहाँ पे डेट जो कि 10 मार्च 2026 लेट से, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे लिखी जाती है डेट, सेंडर के एड्रेस के जस्ट बिलो, यहाँ पे सेंडर का एड्रेस, उसके जस्ट बाद यहाँ पे डेट लिखी जाती है। फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, आपने जिसके पास मैसेज भेजना है, जैसे ABC लिमिटेड दिल्ली के अंदर है तो उनको मैसेज भेजना था XYZ कंपनी के पास, तो अब इनका एड्रेस डालेंगे हम, ठीक है। पहले इसका एड्रेस, फिर मैसेज जिनके पास भेजना है उसका एड्रेस, और बीच के अंदर क्या आएगा, डेट आएगी, ठीक है। तो ये ऐसे तीनों को याद कर सकते हो। यहाँ पे मैनेजर XYZ कंपनी मुंबई ऐसा डालना है। फिर सब्जेक्ट डालना है कि ये लेटर किसके रिलेटेड है, जैसे कंप्लेंट करनी है रिगार्डिंग की जो डिलीवरी है वो बहुत ही डिले हो चुकी है, तो इसकी वजह से डालना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है कि किसके रिलेटेड ये हमारा लेटर है। देन सैल्यूटेशन करना है, उनको हमें रिस्पेक्टफुली बात करनी है, जैसे ग्रीटिंग्स वगैरह यूज़ करने लेटर में, जैसे डियर सर, डियर मैम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग वगैरह, ये सैल्यूटेशन डालना है। तो सबसे पहले सेंडर, देन हमारा डेट डालनी है, देन रिसीवर का, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, एंड देन इसके बाद हमें डालना है सैल्यूटेशन, ठीक है। ये प्रोसेस है, 1 बाय 1 करना है। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर के अंदर क्या एक्चुअली लिखना है, मेन कंटेंट जो है वो आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इंट्रो लिखो पहले, किसके रिलेटेड है, एक्सप्लेन करो पूरी प्रोसेस को कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ, कब क्या आना था, क्या नहीं आया। थर्ड में कंक्लूजन डाल दो कि हमें क्या चाहिए, हमें इस तारीख तक, जैसे 10 को तो हमने लेटर लिखा, 15 तारीख तक, 15 मार्च तक हमें हमारा जो सामान है वो चाहिए, बिकॉज हमें अर्जेंट डिलीवरी करनी है उसके आगे भी, ठीक है। तो आप कंक्लूजन में ये चीज़ें लिख सकते हो। रिक्वेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, आपने जो ऑर्डर करा था उसमें जो डिलीवरी आई उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ख़राब निकल गए, तो आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट करवानी उनकी, दोबारा से वो ठीक करवा, मतलब नए खरीदने, उसकी रिप्लेस करवाने, आप ये कह सकते हो। तो आपको मेन आपकी बॉडी के अंदर ये चीज़ें लिखनी है। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, आप लास्ट में यहाँ पे योवर्स फेथफुली, योवर्स सिंसियरली वगैरह लिख सकते हो, ताकि आप पोलाइट एंडिंग करो लेटर की, ठीक है। फिर आप अपना नाम और सिग्नेचर डाल दो
ठीक है। जैसे आप मैनेजर हो तो मैनेजर लिखो, और सेल्स डिपार्टमेंट के हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उन सब का नाम लिख दो, ठीक है। अब कितने टाइप के, ये आपने कंपोनेंट्स देख लिए कि क्या क्या बिजनेस लेटर में आता है। अब कितने टाइप के बिजनेस लेटर होते हैं। लेटर टू एडिटर होता है और लेटर टू प्रिंसिपल, दो हैं, ये दोनों आपके सिलेबस में हैं तो दोनों याद करने हैं, या फिर इंस्टीड ऑफ दिस आप एक रिपोर्ट राइटिंग याद कर सकते हो, उसमें सिर्फ एक ही आती है, लेकिन इसमें दो आते हैं, लेटर टू एडिटर और लेटर टू प्रिंसिपल। लेटर टू प्रिंसिपल और एडिटर में अगर ऑप्शन आता है तो लेटर टू एडिटर करना, बिकॉज ये आसान होता है। और अगर आपका इनको यूनिवर्सल लाइन्स चाहिए कि मतलब ये पूरा लेटर है 2 पेजेस का लेट्स से, तो आप ऐसी लाइन से जो कि आप सारी याद कर लो, बिल्कुल डेटो, एंड जो सब्जेक्ट है बस वहाँ पे चेंज करना है, कुछ कुछ पॉइंट्स चेंज करने हैं, एड्रेस वगैरह। तो अगर ऐसा चाहिए तो आप डाल सकते हो कि 12th क्लास लेटर टू एडिटर, और आप डाल सकते हो यूनिवर्सल लाइन्स या फिर फिक्स फॉर्मेट। तो आप जब डालोगे तो बहुत सारी लाइन्स आ जाएंगी, उनको याद कर लेना, चाहे ChatGPT की हेल्प ले सकते हैं। ये यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए ओपिनियन और इशू पब्लिकली, ठीक है। लेटर टू एडिटर बात करता है कि जैसे कि इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन सिटी के अंदर, किसी भी सिटी के अंदर, तो ये कहाँ पे पब्लिश होता है, ये न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, न्यूज़पेपर में। लेटर टू प्रिंसिपल जो कि परमिशन रिक्वेस्ट के लिए डाला जाता है प्रिंसिपल के पास, कि जैसे कि आपका कॉलेज है तो वहाँ पे आप ब्लड डोनेशन कैंप चलाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, रिक्वेस्ट करनी होगी प्रिंसिपल से, उसके लिए ये लेटर लिखना होता है, ठीक है। एक कंप्लेंट लेटर भी आता है जो कि रिपोर्ट वगैरह में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए होता है। जैसे डिफेक्टिव मोबाइल फ़ोन आ गए जो परचेज़ किया था ऑनलाइन, तो उसके रिलेटेड अगर कंप्लेंट करनी है तो ये लेटर लिखा जाता है। बिजनेस लेटर राइटिंग असेंशियल फॉर्मल कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, जिससे क्लैरिटी, प्रोफेशनलिज्म और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती हैं बिजनेस और एकेडमिक कम्युनिकेशन के अंदर भी। तो अब हम जर्नल फॉर्मेट देखते हैं बिजनेस लेटर का। सबसे पहले हमने बात करी थी सेंडर का एड्रेस, जो कि ABC लिमिटेड, आप कुछ भी डाल सकते हो, एक्चुअल एड्रेस भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद डेट डालनी है, डेट यहाँ पे 10 मार्च डाल देते हैं, जो कि हमने पहले देखी थी 2026, ठीक है। या तो ऐसे डालो 10 मार्च 2026, ठीक है, या फिर मार्च 10 2026 कुछ कर, इस तरीके से आप डेट लिख सकते हो। सिर्फ ये दोनों तरीके से, कोमा वगैरह का ध्यान रखना है बिकॉज इनसे भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आपने सेंडर का डाल दिया, फिर डेट डाल दी, अब डालना है रिसीवर का एड्रेस जो कि XYZ लिमिटेड था। फिर उसके बाद सब्जेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, लेटर टू एडिटर इस कंटेस्ट से रिलेटेड है, जो हमारा प्रिंसिपल है तो उससे परमिशन रिक्वेस्ट क्या चाहिए, कंप्लेंट लेटर है। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, डियर सर मैडम यूज़ करो। देन आपका मेन इंट्रोडक्शन डालो जो टॉपिक है, फिर उसका कंटेंट एंड कंक्लूजन। देन योर फेथफुली योर सिंसियरली, और से आपका सिग्नेचर और नाम, और जिस डिपार्टमेंट में आप करते हो उसका नाम, ठीक है। आप देखते हैं लेटर टू एडिटर जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है वही करवा रही हूँ, जस्ट वही। तो सैम्पल 1 है ये लेटर टू एडिटर का। देखो ये एग्ज़ाम में पूछा गया था कि ग्रोइंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन द सिटी, तो इस पर एक लेटर टू एडिटर लिखो। तो कैसे लिखना था, पहले सेंडर का एड्रेस, आपको ये मेंशन नहीं करना कि ये सेंडर एड्रेस है, ये डेट है, ये नहीं मेंशन करना, ये जस्ट मुझे करना था बिकॉज ताकि समझ आए कि ये है क्या एक्चुअली, किसका एड्रेस है, सो इसलिए मेंशन किया। ये नहीं लिखना आपको, ठीक है। यहाँ पे डेट वगैरह कुछ भी नहीं लिखनी, यहाँ पे सब्जेक्ट तो डालना है लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं डालें। तो यहाँ पे सेंटर का एड्रेस क्या था, XYZ कॉलोनी दिल्ली के अंदर, ठीक है। उसके बाद डेट क्या थी, 18 जून 2026, ठीक है, ओके। यहाँ पे फिर है टू, हमें किसको डालना होता है, जो लेटर टू एडिटर है वो किसको भेजना होता है, एडिटर को। एडिटर कौन होता है, जो न्यूज़पेपर में काम करता है, तो किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को भेज दो। देखो टू द एडिटर, किसको भेजना है, एडिटर को। द टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द हिंदू वगैरह डाल के कुछ भी कर दो, द इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, दिल्ली के अंदर है ये। तो देखो सबसे पहले सेंडर का एड्रेस हो गया, फिर उसके बाद हमारी यहाँ पे डेट लिख दी हमने, फिर यहाँ पे ये रिसीवर का एड्रेस हो गया, रिसीवर एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, देन बॉडी आ जाएगी, देन आपका नेक्स्ट आ जाएगा जो कि योर सिंसियरली वगैरह करके। सब्जेक्ट में ग्रोइंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन द सिटी, देन सर मैडम एंड देन कोमा। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो बट प्रेफर करना यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। यहाँ पे आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो, वैसे ऐसे स्टार्ट करो तो और अच्छा रहता है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर अटेंशन टू आर्ट्स, ये लाइन तो बिल्कुल सेम होती है, हर एक लेटर में लिखनी है। फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो डाल देना यहाँ पे। पहले ये लाइन याद करो, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, आपकी अटेंशन ड्रॉ करनी है इस टॉपिक के टूवर्ड्स की। यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है हमारी सिटी के अंदर। आपको कौन सी लाइन याद करनी है, एक्चुअल में आपको याद करनी है ये लाइन, सॉरी एक सेकेंड,
यहाँ पे आपको ये लाइन याद करनी, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स। ठीक है, ये लाइन हर एक लेटर में लिखी जाएगी। उसके बाद द टॉपिक डालना है, जो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट में डालना था ना, ये डेटो सेम डालना है यहाँ तक। द सिचुएशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस एंड रिक्वायर इमीडिएट एक्शन फ्रॉम द अथॉरिटीज़। ये लाइन भी फेमस है, ये भी हर एक में आपको यूज़ करनी है। ठीक है, बस यहाँ पे पूरा आपका सेम हो गया। यहाँ पे सिर्फ आपको सब्जेक्ट ही डालना है और कुछ नहीं डालना, आपकी 4 लाइन बनी बनाई मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या सेम रहेगा वो मैं ग्रीन से हाईलाइट करती जाऊँगी। द मेन रीज़न फॉर द एक्सीडेंट, आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है द मेन रीज़न, एक सेकेंड, द मेन रीज़न फॉर, आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट था, यहाँ पे लेट्स से एक्सीडेंट का था, तो उस जो मेन रीज़न, वो प्रॉब्लम हुई, उसका जो मेन रीज़न था वो डालना है यहाँ पे। तो एक्सीडेंट की मेन रीज़न क्या हो सकते हैं कि कोई ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं कर रहा, कोई जानबूझ के ड्राइविंग नहीं आ रही उनको, कोई मतलब कुछ भी हो सकते हैं रीजंस, वो आपको डालना है। ठीक है, तो ये मेन रीजंस डालें। उसके बाद क्या डालना है, I request you to highlight this issue in your newspaper so that authorities take strict action and awareness can be created among citizens। तो ये पूरा लेटर था, इसमें से सिर्फ 2 चीज़ें चेंज की हमने। एक तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है, और ये बिल्कुल सेम हर एक लेटर में जो कि लेटर टू एडिटर से होता है। दूसरा यहाँ पे हमें मेन रीज़न डाल के फिर यहाँ पे जो प्रॉब्लम दी हुई है उन्होंने, प्रॉब्लम का क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, उसका रीज़न डालना है। देन ये सेम टू सेम डेटो कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, फिर थैंकिंग यू डाल सकते हो एंड योर फेथफुली ABC वगैरह, और वहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट वगैरह लिख सकते हो। लेटर टू एडिटर में नहीं आता, और प्रेफर करना कि आपका नाम ना लिखो, बिकॉज नाम नहीं लिखना होता है, इसकी वजह से नंबर कटते हैं। सैम्पल 2 क्वेश्चन में आया हुआ है लेटर टू प्रिंसिपल, तो यहाँ पे भी सेंटर का एड्रेस डालो, डेट डालो, देन जो अपना रिसीवर है, रिसीवर यहाँ पे कौन होगा, एडिटर नहीं होगा, क्योंकि आप लेटर किसके लिए लिख रहे हो, प्रिंसिपल के लिए, तो यहाँ पे कौन होगा, रिसीवर प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ पे टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कहाँ होता है, कॉलेज के अंदर होता है, ABC कॉलेज दिल्ली, सिंपल। और अगर लेटर टू एडिटर होता है तो यहाँ पे टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द हिंदू दिल्ली, मतलब इतना, ये तो डेटो कॉपी करना होता है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट डालना होता है, जो कि आपने यहाँ पे परमिशन ली कि ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। फिर आपको सर मैडम डालना है, डियर सर मैडम। अब यहाँ पे देखते हैं फिक्स लाइंस। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट परमिशन टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप इन आवर कॉलेज। देखो यहाँ पे ये लाइन बिल्कुल डेटो कॉपी करनी है हर एक लेटर में, लेटर टू प्रिंसिपल में। फिर यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डालना है, जो कि आपने सब्जेक्ट में डाला था, क्या किस चीज़ से रिलेटेड आपको परमिशन चाहिए वो डालना है। दिस कैंप विल हेल्प, यहाँ पे एक सेकेंड, दिस कैंप विल हेल्प स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन सोशल कॉजेज एंड सपोर्ट हॉस्पिटल इन नीड। अब अगर आप ये काम करोगे, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप किया, तो उससे क्या आएगा, कितना बेनिफिट होगा, तो आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्या बेनिफिट होगा वो डाल देना। उसके बाद हम लोग इंश्योर करते हैं कि सारे जो सेफ्टी मेजर्स है और प्रॉपर अरेंजमेंट होंगी इवेंट के दौरान, और मेडिकल टीम भी प्रेजेंट होगी। जैसे अगर आपको कुछ वहाँ पे प्लानिंग करनी है कोई फेयर वगैरह की, तो वहाँ पे मेडिकल टीम का क्या काम, वहाँ पे तो जो प्लानर वगैरह होते हैं उनका काम होगा, मैनेजमेंट वगैरह टीम का हो, जो हमारे हॉस्टल्स होते हैं उन सब की ज़रूरत होगी, DJ वगैरह की, तो वहाँ पे उस टीम के नाम लिख देना, विल बी प्रेजेंट फॉर असिस्टेंट, ये डाल देना। काइंडली ग्रांट परमिशन फॉर द सेम, उसके लिए परमिशन हमें चाहिए। देन आप डाल सकते हो थैंकिंग यू, एंड देन आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो ये कुछ फिक्स लाइंस होती हैं जो कि बिल्कुल फिक्स हैं, आपको हर एक लेटर में डाल सकते हो। बिजनेस लेटर फिक्स फॉर्मेट होता है और फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट ऑफिशियल कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन प्रोफेशनलिज्म के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ने अपने को परमिशन गारंटी कर दी, ठीक है। अब अगर आप मना कर दो कल के कि हमने प्रिंसिपल से पूछा था, उन्होंने मना कर दिया, तो क्या करेगा प्रिंसिपल, इस लेटर को दिखाएगा और साइन किए हुए दिखाएगा, एंड देन आप लीगल एक्शन ले सकते हैं टूवर्ड्स यू, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मेमोज और सर्कुलर्स क्या होते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट नोट में रिपीटेडली आ रहा है, रिपीटेडली, एंड ये यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। मेमो का मतलब होता है मेमोरेंडम, सर्कुलर का मतलब आर द फॉर्म्स। मेमोरेंडम और सर्कुलर वो फॉर्म्स होते हैं जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है कि अभी के अभी 5% शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो सब लोग अपना इन्वेस्ट कर लो वहाँ पे, ठीक है। ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, कंपनी से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप मेमो इशू कर दोगे, नोटिस वगैरह बोलते हैं, सर्कुलर इशू कर दोगे, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन कहाँ पे होगी, कंपनी के अंदर होगी, जो कि सर्कुलर वे में होगी। यहाँ पे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो रिटर्न और स्ट्रक्चर्ड मैनर में, ठीक है।
जैसे मैनेजर इन्फॉर्म करना है एम्प्लॉयज़ को कि आपकी मीटिंग है जो कि स्केड्यूल कर दी गई है 10 AM पर, ठीक है। तो ये क्या है, आपका मेमो के थ्रू कर सकता है, मेमोरेंडम के थ्रू या सर्कुलर के थ्रू। मेमोरेंडम स्पेसिफिकली क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्मल रिटर्न मैसेज होता है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखना, यहाँ पे आपका मैनेजर है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से यहाँ पे आपका मैनेजर है और ये यहाँ पे आप एम्प्लॉय हो, ठीक है। आपके मैनेजर ने आपको बताना है कि 10 बजे आज सुबह वो है आपकी मीटिंग है, ठीक है। तो ये क्या होगा, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से यहाँ मैसेज कन्वे किया, तो ये क्या है, मेमो बोलते हैं इसको हम लोग, मेमोरेंडम, ठीक है। उसके बाद क्या फीचर्स क्या होते हैं, क्या गुण होते हैं मेमो के। इंटरनल कम्युनिकेशन, एक तो बिजनेस के अंदर ही कम्युनिकेशन होती है। दूसरा यहाँ पे शॉर्ट होता है, छोटा सा होता है, डायरेक्ट होता है, जैसे मीटिंग है 10 AM टुमारो। फॉर्मल टोन होती है, प्रोफेशनल तरीके से बोला जाता है, यहाँ पे हे गाइस, हेलो गाइस, ये सब यूज़ नहीं करते, ठीक है। फॉर्मेट, मेमो कैसे लिखा जाता है, टू द एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट। देखो आपको अगर डिपार्टमेंट को मेमो लिखना है, वैसे तो ये पूछा नहीं जाएगा कि मेमो लिख के दिखाऊं, बट एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए एक्स्ट्रा लिख सकते हो। यहाँ पे आप डाल सकते हो कि सेल्स डिपार्टमेंट, या फिर नाम किसी का डाल सकते हो XYZ लिमिटेड, ठीक है, सॉरी XYZ डाल सकते हो, ठीक है, लिमिटेड नहीं आएगा। फिर आप सेंटर का नाम ABC डाल दो, देन आप डेट डाल दो 18 जून 2026 डाल दो, एक एक लाइन छोड़ देना बीच में। फिर पर्पज़ ऑफ मेमो की किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मीटिंग डाल दो यहाँ पे कि मीटिंग स्केड्यूल है, तो मैसेज डाल दो कि 10 AM पर मीटिंग है। फिर उसके बाद आपके साइन मार दो, ठीक है, ऑथोराइज साइन मार दो। तो ये क्या हो गया, ये पूरा फॉर्मेट हो गया मेमो का, कैसे मेमोरेंडम बनता है, जो कि बिल्कुल छोटा सा होता है। सर्कुलर क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, यूज़ किया जाता है सभी को इन्फॉर्म करने के लिए। देखो मेमो सिर्फ एक इंसान को या फिर एक डिपार्टमेंट के लिए था, सर्कुलर जो सबके लिए होता है, ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। ऑफिशियल नोटिस होती है, जैसे कि हॉलीडे, छुट्टियाँ हो गई हमारे स्कूल के अंदर, तो हॉलीडे की एक नोटिस आएगी, ठीक है। कॉलेज के अंदर, कंपनीज़ के अंदर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, मास कम्युनिकेशन, सबको भेजा जाता है, वो तो शॉर्ट होता था, सिर्फ एक इंसान को भेजा जाता था या एक ग्रुप को। यहाँ पे मास कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। फॉर्मल होता है ये। उसके बाद सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जाती है ताकि सब लोग समझ सकें इसको। ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन फ्राइडे, कि ऑफिस फ्राइडे को बंद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज आपने यूज़ की है, यहाँ डाल सकते हो 10 AM पर मीटिंग स्केड्यूल्ड है, तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है। देन वी हैव डिफरेंस क्या है मेमो और सर्कुलर के बीच में। मेमो शॉर्ट होता है, ये बात तो हमने देखी थी। सर्कुलर लॉन्ग होता है, और सर्कुलर ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, मास डाल सकते हैं यहाँ पे, और ये कम लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, फ्यू पीपल डाल सकते हैं, ठीक है। मेमो इंटरनल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन होती है, यहाँ पे सबको भेजा जाता है, ये इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वगैरह को भेजा जाता है। इसमें शॉर्ट मैसेज होता है, इसमें वाइडर होता है, जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि सबको देनी है वो लिखी होती है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेमो एंड सर्कुलर। उसके बाद ये कंक्लूजन कि मेमो सर्कुलर मैसेज पहुँचाने में हेल्प करते हैं इंटरनली, मैनेजर से स्टाफ के बीच में, स्टाफ से मैनेजर के बीच में, ठीक है, क्लियरली, क्विकली और ऑफिशियली। अब बिजनेस प्रेजेंटेशन क्या होती है। बिजनेस जो प्रेजेंटेशन होती है स्ट्रक्चर्ड वे है, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं हमारे आइडियाज़, इंफॉर्मेशन और प्रपोजल्स हमारे ऑडियंस से, ठीक है। हम यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। नॉन वर्बल क्या होती थी, नॉन वर्बल हमने देखी थी कि यहाँ पे हम लोग जेस्चर का यूज़ करें, हमें ना तो कुछ बोल रहे हैं ना कुछ लिख रहे हैं। लेकिन वर्बल में क्या हो रहा है, हम लिख भी रहे हैं, रिटर्न भी है, और हम लोग बोल भी रहे हैं, स्पोकन भी है, ठीक है। तो ये वर्बल होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल मार्केटिंग जो मैनेजर है प्रेजेंट कर रहा है, जैसे यहाँ पे मीटिंग हो रही है, तो यहाँ पे ये सब लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी साइड भी, और यहाँ पे PPT प्रेजेंटेशन वाले लगे हुए हैं। यहाँ पे एक इंसान समझा रहा है आप सबको कि ऐसे ऐसे हम लोग ये करने वाले हैं। तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन है किसी भी नए प्रोडक्ट को एक मीटिंग के अंदर। स्टेप्स क्या होते हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है। पहला प्लानिंग, कि आप डिसाइड करो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। स्टेप्स इफेक्टिव, पहला प्लानिंग, डिसाइड करो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या टॉपिक रहेगा और कौन कौन ऑडियंस रहेंगे, आपसे बड़े हैं, छोटे हैं, आपके जूनियर है, सीनियर कौन है। फिर जैसे कि हमारा एग्जाम्पल आया था क्वेश्चन पेपर में कि कॉलेज में सेमिनार है रिलेटेड टू डिजिटल इंडिया, तो उसके रिलेटेड आपको इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनानी है। तो डिजिटल इंडिया हमारा टॉपिक हो गया, PPT बनाओ कॉलेज सेमिनार के लिए।
अब उससे रिलेटेड क्या करना है, कंटेंट प्रिपेयर करना है, या उससे रिलेटेड जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करो, स्ट्रक्चर करो। जैसे ये इंपॉर्टेंट है जो कि पहले बताएंगे हम, ताकि इंटरेस्ट बने, फिर बीच में हम कुछ डालेंगे चीज़ें, फिर नेक्स्ट ना लास्ट में ये चीज़ें बताएंगे। तो आप जैसे सेल्स डाटा, चार्ट्स वगैरह बिजनेस को बढ़ाने के लिए डाल सकते हो। पहला प्लानिंग, दूसरा कंटेंट डालो उसमें, फिर डिज़ाइंस ऑफ विजुअल एड्स, स्लाइड्स यूज़ करो, चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह, उसको बोरिंग मत बनाओ, उसमें जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सकती है उतना ही यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस, रिहर्सल करो कि ये आपकी आज एक्चुअल प्रेजेंटेशन है 10 मार्च को, ठीक है। आप उससे पहले 9-8 मार्च को प्रैक्टिस करके देखो घर पे, इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने प्रैक्टिस करके देख सकते हो डिलीवरी। देन प्रैक्टिस करके देख लिया, अब 10 मार्च को आपकी प्रेजेंटेशन है, तो आप उस दिन कॉन्फिडेंटली बोलो क्लियरिटी के साथ, और ये आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव बनाएगा। 5 स्टेप्स हैं। फीचर्स, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मैसेज आपका फोकस्ड होना चाहिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, हमारा फोकस्ड मैसेज है, हम लोग इस प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज, इजी वर्ड यूज़ करो ताकि सबको समझ आए। देखो, एक तो आप बोलो कि हमारा प्रॉफिट अर्निंग रेशियो बढ़ गया, इंस्टीड ऑफ दैट यू कैन से कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो सिंपल सेंटेंसेस बोलो जो कि हर एक इंसान को समझ आए, चाहे वो इस बैकग्राउंड से हो या नहीं। नेक्स्ट है ऑडियंस फोकस। आप देखो कि आपको जो सुनने वाले ऑडियंस वो कौन है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, या जूनियर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, तो कौन है, उस तरीके से आप बोलो, ठीक है। कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आप वॉइस को अपना कंट्रोल करो, एकदम से हाई पिच मत करो, एकदम से लो पिच मत करो, बीच में न्यूट्रल करके चलो, ठीक है। अब ऑडियो विजुअल एड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा, हर एक क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा, इसके बिना शायद उनको खाना हजम ही नहीं होता। ऑडियो विजुअल एड्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीपीटी स्लाइड्स, आप जितना ज़्यादा प्रेजेंटेशन में पीपीटी स्लाइड्स उतना यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा बेनिफिट रहेगी, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनेगी वो आपकी। पावर पॉइंट शो करता है प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स है, एडवांटेजेस वगैरह सब। चार्ट्स और ग्राफ्स यूज़ करो, ठीक है, पाई चार्ट वगैरह। ये पूरा पाई चार्ट क्या होता है, जैसे पाई चार्ट ऐसा होता है, देखो ये है आपका, यहाँ पे सर्कल होता है पूरा, यहाँ पे इतना परसेंट इसका, इतना परसेंट ये ऐसे, ठीक है। 20% ये चीज़ है इसके अंदर, ये 10% है, ये 30% है, ये 7% है, ऐसे कुछ डला होता है, ठीक है। ये 5% लेट्स से, ये पूरा 100 हो जाता है, ठीक है। तो ये पाई चार्ट होता है। उसके बाद वीडियोस, आप अपने प्रोडक्ट को समझाने के लिए कुछ वीडियोस भी ऐड आउट कर सकते हो वहाँ पे। इमेजेस, प्रोडक्ट की इमेज शो करो ताकि लोगों को समझ आए, ठीक है। इंपॉर्टेंस, इससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। एक तो आपकी विजुअल चार्ट्स होंगे तो डेटा जो है अच्छे से समझ आएगा, एक तो इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, आप वीडियोस बना के डालोगे तो उससे आपका ऑडियंस जो है उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है प्रेजेंटेशन के बाद डिसाइड करने में कि कैसा क्या करें अब हम लोग। तो आपका कंक्लूजन है, ये खुद पढ़ सकते हो। एंड नोट्स के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक वीडियो की लिंक मिलेगी, देन उस पर क्लिक करके सारी प्रोसेस देखनी है। और जब तक टेलीग्राम बैन है इंडिया के अंदर, लाइक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, तब तक के लिए हम लोग PDF शेयर करेंगे व्हाट्सअप चैनल पे, सो यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल, ओके। एंड अगर वहाँ पे भी नहीं मिलती तो मेल कर देना मेरे को, ठीक है। तो मेल ID हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, pkkosik89@gmail.com, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने लेटर राइटिंग नहीं पढ़ी अभी तक तो आप रिपोर्ट राइटिंग को देखना, ठीक है, ये लिखने देना। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन होता है। देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अब आपने एक्सीडेंट हो गया, आप वहाँ पे रिपोर्टर हो, तो आपने उस एक्सीडेंट के बारे में पूछा, लोगों से जाना कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ, आपने उस इवेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया, फिर आपने न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट डाल दी कि ऐसे ऐसे हुआ। तो ये होती है रिपोर्ट राइटिंग, किसी भी पास्ट एक्टिविटी को एक अच्छे तरीके से समझाना, उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है उसको लिखना, ठीक है। जैसे फूड इंस्पेक्टर है, किसी रेस्टोरेंट में गया, उसने सबमिट की एक रिपोर्ट, ठीक है, उस रेस्टोरेंट में विजिट करने के बाद, तो ये क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग। और ये आपका PYQ में आया हुआ है कि फूड इंस्पेक्टर जा रहा है विजिट करने रेस्टोरेंट में, इस पर एक रिपोर्ट लिखो, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं इसको। तो रिपोर्ट राइटिंग स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन होती है जिसमें फैक्ट्स होते हैं, तथ्य हैं, ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग, इवेंट्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है और सारी एक्टिविटी गतिविधियाँ देखते हैं। रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, टाइटल लिखना है पहले, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या चीज़ें आपको मिली, देन कंक्लूजन और रिकमेंडेशन, आपकी क्या रिकमेंडेशन अगर उसमें ज़रूरत है। इफ़ दे आस्क देन यू हैव टू राइट, इफ़ नॉट देन डोंट राइट।
सैम्पल क्वेश्चन देखें, रिपोर्ट ऑन रेस्टोरेंट इंस्पेक्टर फॉर फूड क्वालिटी एंड हाइजीन। तो ये हमारी रिपोर्ट आई हुई है, तो सबसे पहले टाइटल डाल के डाल देना। और हमेशा रिपोर्ट बॉक्स में होती है, जो कि स्क्वायर डाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर, आपका पूरा पेज होता है, उसमें ही रिपोर्ट लिखनी है। तो आप कॉलेज लेवल के हो तो 18 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक पेज में एक बॉक्स बना दिया और हो गया काम खत्म, नहीं। सबसे पहले आप रिपोर्टर जो राइटिंग होती है उसका मीनिंग एक्सप्लेन करो, फीचर्स वगैरह एक्सप्लेन करो एक पेज में। नेक्स्ट आप सेकंड पेज में क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है वो लिख दो, गिवन डेटा, क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं वो डाल दो पॉइंटर्स में कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये उसके सॉल्यूशंस हैं, और ये आपका इंट्रो है, एंड देन ये चीज़ें 2-3 पेज ऐसे भर दो। देन लास्ट में एक डब्बा बना के स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, उसमें ये टाइटल यहाँ पे, देन आपका जो भी इंट्रोडक्शन ये सब मैंने फॉर्मेट बताया वो फॉर्मेट में डाल के लिख दो, तो आपका अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर एक लास्ट में पेज में कंक्लूजन डाल देना, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम डालेंगे सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ कंडक्टेड XYZ रेस्टोरेंट में, जो कि फूड क्वालिटी के लिए कि ये रेस्टोरेंट फूड क्वालिटी पे फोकस कर रहा है या नहीं, हाइजीन स्टैंडर्ड है या नहीं, क्लीननेस वगैरह फूड जो सेफ्टी के मेजर्स है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इसके लिए यहाँ पे एक सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ। किसी को नहीं पता था यहाँ पे वो आने वाले हैं, लेकिन वो करके गए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप डाल सकते हो, फूड स्टैंडर्ड्स चेक करने थे, हाइजीन वगैरह के, किचन क्लीन वगैरह है या नहीं, डाइनिंग एरिया वगैरह, और फूड सेफ्टी के जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं नहीं, ये सब चेक करना था। ऑब्जर्वेशंस क्या मिले अब उनको, किचन एरिया प्रॉपरली क्लीन नहीं था, और पुअर वेस्ट, जो आपका फूड है जो वेस्ट हो जाता है उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉब्लम मिली। तो एग्जांपल फूड वेस्ट मिला हमें प्रिपरेशन एरिया जहाँ पे खाना बनता है ना, वहाँ पे हमें फूड बिखरा हुआ मिला जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुका था, उसमें से बदबू आ रही थी। तो ये एक तो ये चीज़ मिली उसको फूड इंस्पेक्टर को। दूसरा, कुछ जो फूड आइटम्स थे उनको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया गया था टेम्परेचर पे। जैसे दूध को टेम्परेचर चाहिए कि इतने टेम्परेचर पे आपको स्टोर करना होगा फ्रिज वगैरह में, लेकिन वहाँ पे फ्रिज में स्टोर नहीं था। तो दूसरी प्रॉब्लम ये मिली हमें। तीसरी प्रॉब्लम, स्टाफ ने हाइजीन वगैरह के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स लाइक चीज़ें नहीं थी कि आप वर्कर्स ग्लव्स वगैरह पहनो, कैप्स वगैरह पहनो, कुछ भी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। वो बिना कुछ पहने ऐसे ही सर्व कर रहे थे जैसे हम घर में खाते हैं ना वैसे ही। तो उसको जो फूड इंस्पेक्टर आए थे उनको ये 3 चीज़ें प्रॉब्लम लगी, तो उन लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन वगैरह लिखी। फोर्थ यहाँ पे है कि डाइनिंग एरिया भी क्लीन नहीं था अच्छे से, उसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे टेबल्स क्लीन नहीं थी, कुछ जैसे कस्टमर जा रहे हैं तो वो उसके बाद क्लीन नहीं हो रही, बहुत टाइम बाद क्लीन हो रही, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कंक्लूजन, ओवरऑल कंडीशन जो रेस्टोरेंट की थी वो जो लेवल आपका सेटिस्फेक्शन होता है उससे नीचे थी, एवरेज लेवल से नीचे थी, ठीक है। उसको अभी के अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हाइजीन वगैरह और फूड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के लिए। आपकी रिकमेंडेशंस क्या क्या लेंगी, एक तो आप क्लीननेस रखो किचन एरिया के अंदर, फूड आइटम्स है उनको फ्रीजर में रखो, हाइजीन बना के रखो, ग्लव्स वगैरह पहनो, और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करो मैनेजमेंट के द्वारा। दीज आर द रिकमेंडेशन जो कि फूड इंस्पेक्टर देगा। उसके बाद आप कंक्लूजन लिख सकते हो। नेक्स्ट है लीडरशिप स्किल्स, टीम बिल्डिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस। लीडरशिप एक एबिलिटी है पर्सन की जो इन्फ्लुएंस करती है, गाइड करती है, मोटिवेट करती है एक ग्रुप ऑफ पीपल, ताकि वो एक जो कॉमन गोल होता है वो अचीव कर पाए। जैसे आप सब लोग हों, आप 5 लोग हो, लेट से 6 लोग लगा लेते हैं, उसमें से एक है वो आपका लीडर है। तो आप लोगों का मेन गोल है कि आपको एक प्रोग्राम लाइक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना है कॉलेज के अंदर। तो ये क्या करेगा, आपको गाइड करेगा कि तू ये काम कर, तू ये कर, ये वाला करेगा, ये काम करेगा, एंड देन ये और ये आप सबको गाइड करेगा कि हमारा गोल क्या है। सारों का गोल है कि हमें ब्लड डोनेशन कैंप चलाना है, ठीक है। तो हमारा गोल तो सेम है लेकिन हम अलग अलग काम करें, और हमें गाइड कौन कर रहा है, ये गाइड कर रहा है। तो ये होता है लीडरशिप, ये हमारा कौन है, लीडर, और जो ये काम कर रहा है वो है लीडरशिप। मैनेजर गाइड कर रहा है एम्प्लॉयज़ को कि आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने, डेडलाइन से है जो लास्ट डेट है उससे पहले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो, ठीक है। लीडरशिप स्किल्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले डिसीजन मेकिंग। लीडरशिप के पास, जो लीडर है उसके पास एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे वो बेस्ट ऑप्शन को चूज़ कर सके अल्टरनेटिव के पास। जैसे आपके पास बहुत ऑप्शन है कि आप कॉलेज के अंदर कैंप ऑर्गेनाइज करो, या फिर आप कॉलेज के बाहर करो आउटसाइड दी कॉलेज, या फिर आप आपके हॉल में करो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो आपको सूटेबल बेस्ट लगे उसको आप सेलेक्ट करो। तो एक किसके पास ये एबिलिटी होती है, लीडर के पास। कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लियर एक्सचेंज होता है आइडिया का टीम मेंबर्स के पास, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन, जो लीडर होता है वो मोटिवेट करता है टीम मेंबर्स को कि वो आप अगर और अच्छा करोगे तो और अच्छे अप्रिसिएशन, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनको ग्रेड पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनेजर जो भी प्रॉब्लम आ गई अब उसके बीच में, तो उन सबको सॉल्व करने का किसका मन करता है, मतलब किसका
वो सारी प्रॉब्लम किसकी है? एक मैनेजर की, जो कि लीडर है उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लीडरशिप हो गया। उसके बाद है टीम बिल्डिंग। क्या होती है टीम बिल्डिंग? का मतलब होता है क्रिएट करना एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि एक साथ काम करेंगे कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए। जैसे स्टूडेंट्स वर्क करें टुगेदर एक ग्रुप प्रोजेक्ट में अपने जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए, ये टीम बिल्डिंग होता है। जो हमारा लीडरशिप था उसमें ग्रुप तो था, ठीक है, ग्रुप था, फिर उनका कॉमन गोल एक ही था, लेकिन यहाँ पे एक इंसान लीडर था। टीम बिल्डिंग में कोई लीडर नहीं होता, सब एक बराबर होते हैं, ठीक है। जो भी डिसीजन लेना है म्यूचुअली एग्री होके लेना है। इंपॉर्टेंस क्या होती है? बेटर प्रोडक्टिविटी। ग्रुप कंप्लीट करता है टास्क फास्टर देन इंडिविजुअल। एक तो आप अकेले मिलके करो, एक आपका पूरा ग्रुप मिलके करे तो वो जल्दी होगा। शेयरिंग ऑफ वर्क, हर एक मेंबर डिफरेंट पार्ट हैंडल करेगा, जिसको जो अच्छे से आता है वो वैसा काम करेगा। बेटर आइडिया, आप एक दूसरे के साथ अलग अलग क्रिएटिव सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, खुद की फीलिंग, खुद के इमोशन समझो और दूसरों के इमोशन समझो। मैनेज वंस ओन इमोशन, खुद के इमोशन समझो और अंडरस्टैंड अदर्स इमोशन, इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। मैनेजर काम रह रहा है जब वो कोई भी कस्टमर बहुत गुस्सा हो गया और उस टाइम पे भी मैनेजर काम है, वो आराम से उसको समझा रहा है, तो ये क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंट, सेल्फ अवेयरनेस, पहले अपने इमोशंस को पहचानो कि ये प्रॉब्लम है तो क्यों है, ठीक है। नोइंग वाई यू आर स्ट्रेस, और कब आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम आती है, कब आप डिप्रेशन में हो तो क्यों प्रॉब्लम होती है। सेल्फ रेगुलेशन, फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। आप डिप्रेस स्ट्रेस रहते हो तो कब रहते हो ये देख लिया, अब उसको कंट्रोल करो, ठीक है। एम्पैथी, दूसरे की फीलिंग्स को भी समझो कि आपके जो कलीग्स हैं उनको हेल्प करो अगर कोई वो डिफ़िकल्टी वगैरह फेस करे तो उस टाइम पे। तो लीडरशिप, टीम वर्क, इमोशनल इंटेलिजेंस, 3 इफेक्टिव कम्युनिकेशन के भी। आप अगर आपको पूछा जाए कि असेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या है, तो पहला लीडरशिप स्किल्स, दूसरा टीम वर्क, तीसरा इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन और स्मूथ फंक्शनिंग में टीम्स की। कोऑर्डिनेशन, जब आप ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हो तो वो अच्छे से होता है। जैसे 2+2 कितना होता है? 4 बोलते हैं वैसे, लेकिन बिजनेस में हम इसको 5 बोलते हैं। हमारी 12th क्लास में बताया गया था हमें कि कोऑर्डिनेशन में जब हम 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम होता है। एक जब काम करेगा वो काम तो बहुत आराम से होगा, 2 करेंगे तो बहुत जल्दी होगा वो काम। मोटिवेशन इनकरेज करता है कि ये टास्क तो हमें किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। स्मूथ फंक्शनिंग होती, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसकी वजह से, ठीक है। अभी हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, सेलिंग स्किल्स एंड सेलिंग स्ट्रेटजीज। जब हम कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट होता है तो उसको क्यों बनाते हैं? सेल करने के लिए। तब जब हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हमारी कुछ सेलिंग स्किल्स होते हैं, जैसे कि आप बार्गेनिंग पावर होती है आपके पास जब आप कुछ खरीदते हो। तो जैसे 100 की कोई चीज़ है, आपके पास अगर अच्छी बार्गेनिंग पावर है तो आप 60 तक करवा सकते हो, 80 तक करवा सकते हो, लेकिन किसी के पास नहीं है तो वो 95 पे ही अटक जाएगा। तो ये ऐसे ही सेलिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि सेल करता है प्रोडक्ट उसके लिए। सेलिंग स्किल्स रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ ए पर्सन, ये एक इंसान की क्षमता होती है जो परसुएड, इन्फ्लुएंस करते हैं कस्टमर, सुपीरियर, पीयर्स एंड स्टेक होल्डर, कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, हमारी आइडिया को एक्सेप्ट करो और हमारी सर्विस लो, ठीक है। आप इसमें प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, आइडिया भी बेच सकते हो और सर्विस भी। जैसे आपको एक आइडिया मिला कि हम बिज़नेस को ऐसे यहाँ पे 5% इन्वेस्ट करते हैं इस शेयर में, SBI कार्ड के शेयर में, ठीक है। तो आपका ये आइडिया था, आपके पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि आपके मैनेजर जो हैं उसको भी इन्फ्लुएंस कर सको कि हाँ हमें करना चाहिए यहाँ पे इन्वेस्ट। अगर आपके पास अच्छी सेलिंग स्किल्स हैं तो आप कर सकते हो अपने मैनेजर को इन्फ्लुएंस। इफ़ यू डोंट हैव अ गुड सेलिंग स्किल देन यू कांट। सो यहाँ पे आपकी सेलिंग स्किल्स मैटर करती हैं। ए सेल्स पर्सन कन्विंस करता है कस्टमर को कि आप ये मोबाइल फ़ोन खरीदो। क्यों, कैसे कन्वे करता है? वो मोबाइल फ़ोन के आपको फीचर्स बताएगा, उसके बेनिफिट्स बताएगा, कभी भी उसकी डिसएडवांटेजेस या फिर डीमेरिट्स नहीं बताएगा कि अगर ये फ़ोन खरीदोगे तो ये प्रॉब्लम है, नहीं, वो ये चीज़ें नहीं बताएगा, वो उसके अच्छाइयाँ बताएगा हमेशा। तो सेलिंग टू डिफरेंट ग्रुप, अब अलग अलग ग्रुप होते हैं। एक तो आप अपने कस्टमर्स को भी बेच सकते हो, एक आप अपने सुपीरियर, एक प्रोड्यूसर को भी बेच सकते हो। तो सेलिंग टू कस्टमर, जब हम कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर्स को बेचते हैं तो कैसे क्या करना होता है, विल डू दिस। तो डायरेक्ट सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू एंड यूज़र। एंड यूज़र कौन होता है? एंड यूज़र हमारा यहाँ पे आता है कस्टमर। जब हम कोई भी चीज़ डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज, तो उसको बोलते हैं सेलिंग टू कस्टमर, डायरेक्ट सेलिंग करें। जैसे शॉपकीपर एक्सप्लेन कर रहा है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है यहाँ पे, ये बायर स्टोर के अंदर, फिर आप क्या करोगे, खरीद लोगे उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली बेचा जा रहा है। उसके बाद है सेलिंग टू सुपीरियर, जब हम सुपीरियर को, हमारे से जो ऊपर वाले लोग हैं उनको बेचना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो कैसे होता है,
कन्विंस करना मैनेजर को, हायर अथॉरिटीज़ को कि आप 5% SBI कार्ड में प्लीज़ इन्वेस्ट कर दो, प्रॉफिट होने वाला है। तो ये आइडिया जब वो एक्सेप्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेलिंग टू सुपीरियर। एम्प्लॉय प्रेजेंट कर रहा है एक प्रोजेक्ट और आइडिया कि आप मैनेजर की अप्रूवल के लिए, अगर मैनेजर अप्रूवल कर देते हैं तो इसका मतलब उसके पास अच्छी सेलिंग स्किल्स थी। अब सेलिंग टू पीयर्स, अपने जो कलीग्स होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं, उनको कोई आइडिया, कोई चीज़ के ऊपर कन्विंस करना, शेयर करना, सेल करना, ये सब, ठीक है। सेलिंग टू सबॉर्डिनेट, अब आपने कस्टमर को बेच दिया, आपसे बड़े जो लोग सुपीरियर उनको बेच दिया, आपके जो टीम के आपके साथ के लोग थे उनको भी दे दिया, अब आपसे जो नीचे है सबॉर्डिनेट उनको देना है, ठीक है। 4 लोगों को देना है, अब आपसे जो नीचे है सबॉर्डिनेट उनको देना है, गाइड करना, अब मोटिवेट करना आपके टीम मेंबर्स को, ठीक है। टारगेट वगैरह की है, आपका टारगेट है, इसको अचीव करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो हमने सेलिंग स्किल्स वी हैव सीन। नाउ है सेलिंग स्ट्रेटजीज़ क्या क्या होती हैं। तो स्ट्रेटेजिक सेलिंग क्या होती है, फोकस करती है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनी रहे हमारे कस्टमर के साथ। मतलब आज ये प्रोडक्ट अगर आपने ख़रीद लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेक्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे, नहीं, ये नेक्स्ट टाइम भी खरीदोगे, उससे अगले टाइम भी खरीदोगे। तो यहाँ पे सेलिंग स्ट्रेटेजी यूज़ की जाती है। आप लॉयल्टी डिस्काउंट देते हो कि अगर आपके कस्टमर रेगुलर आपको प्रोडक्ट खरीदते हैं, लॉयल्टी का मतलब जब आपके कस्टमर, जैसे आज उन्होंने कोक पी तो नेक्स्ट टाइम जब उनको ऐसा कुछ पीने का है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो फिर भी वो कोक लेने आ रहे हैं आपकी दुकान पे, फिर वो कोक। तो जब आपके रेगुलर कस्टमर हो जाते हैं तो उनको आप 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह दे दो। तो यहाँ पे क्या है, सेलिंग स्ट्रेटजीज़ हैं कि लॉन्ग टर्म जब रिलेशनशिप बनती है तो आप उसको लॉयल्टी प्रोवाइड करो। कंसेप्चुअल सेलिंग क्या होती है, ये कस्टमर की नीड समझो, ये फोकस मत करो कि आपको प्रोडक्ट बेचना है, नो, डोंट फोकस ऑन दैट। आप फोकस करो कि कस्टमर की नीड क्या है, क्या उनको चाहिए, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स को लैपटॉप चाहिए तो उनका बजट के हिसाब से बनाओ। ऐसा तो नहीं है वो एप्पल वाला लैपटॉप ले लेंगे, नहीं, वो इतना नहीं ले सकते, वो ले सकते हैं 7K से 10K तक का। अगर उससे थोड़ी ऊपर का बजट है तो 10K से 20K तक का, उससे ऊपर है 30K तक का। 30K से तो ऊपर कोई लेता नहीं है आजकल। तो यहाँ पे आप देख के चलो कि उनका बजट कितना है जिसके लिए आप ये बना रहे हो उनका। डिजिटल सेलिंग में आता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं जो कि डिजिटल सेलिंग में आते हैं। जब आप प्रमोट करते हो किसी भी प्रोडक्ट को थ्रू इंस्टाग्राम एड्स वगैरह, गूगल की एड्स, अमेजोन पे, यहाँ पे बेचते हो, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सेलिंग। तो यहाँ पे सेलिंग स्ट्रेटजीज हो गई, सेलिंग स्किल्स हो गई। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है सेलिंग स्किल्स। पहला आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है कि आप जो भी प्रोडक्ट है उसके जो भी फीचर्स हैं उनको क्लियरली बताओ कि आपका ये आईफोन है तो इसके ये आपको फीचर मिलेंगे, ये 14 में ये प्रॉब्लम थी, ये 15 में सोल्व कर दी गई। तो आप क्लियरली सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो। परसुएशन स्किल्स, आप अपने कस्टमर को कन्विंस करो कि ये बेटर प्रोडक्ट है, आप ये खरीदो। अगर आप ऐसा करोगे वो करोगे, जैसे ये होता नहीं, हम कुछ लेने जाते हैं तो आप पे ये सूट करेगा, ये आप पे अच्छा लगेगा, ऐसा करके बोलते हैं, चाहे वो ना कर रहा हो लेकिन वो बोलेंगे जरूर, बिकॉज ये परसुएशन स्किल्स होते हैं। देन कॉन्फिडेंस, क्लियरली बोलो आप जो कस्टमर को कहना चाहते हो बिना हेजिटेशन के। आप वहाँ पे घबराओ मत। सेल्स के टाइम पे आपकी जो पिच होती है, जो आपकी बोलने की क्षमता है, वो बराबर होनी चाहिए। ऐसे नहीं है एक बार ऊपर जा रही है, एक बार धीरे बोलो फिर से तेज़, ऐसा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल ट्यून में होनी चाहिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंक्लूजन। सेलिंग स्किल्स और स्ट्रैटेजीज बहुत ही एसेंशियल है मॉडर्न बिजनेस के अंदर। ये हमारे सेल्स को इंक्रीज करती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करती है, रॉयल्टी में हेल्प करती हैं कस्टमर और स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है नेगोशिएशन स्किल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। नेगोशिएशन स्किल्स का शॉर्ट नोट पक्का आएगा और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो नेगोशिएशन का मतलब होता है एक ऐसी कम्युनिकेशन प्रोसेस जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज डिस्कस करती हैं और म्यूचुअल एग्रीमेंट पे सॉल्यूशन पे पहुँचते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट है, लेट्स से ये कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लेट्स से आपका है, आपको कुछ भी खरीदना था, लेट्स से वी कैन से कि प्रोडक्ट ए है, आपको ये चीज़ खरीदनी थी। तो ये है, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, ये आपका प्रोडक्ट ए है, ये चीज़ आपको खरीदनी थी। ये बेचने वाला है सेंडर, जो आपको बेच देगा सामान, ये आपको खरीदना है रिसीवर। ये बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट आपको मैं 1000 रुपये में दूंगा, ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं मैं ये 800 तक लूँगी, ठीक है। ये नहीं मान रहा, ये बोल रहा है नहीं 800 में तो हमारा भी कुछ प्रॉफिट होता है, 10-20 रुपये का, वो भी नहीं मिलेगा हमें। तो ये बोल रहा है नहीं मैं 1000 से नीचे बिल्कुल भी नहीं दूंगा, आपको जाना है तो जाओ, ठीक है। लेकिन फिर आप क्या करते हो, आप थोड़ा मतलब अच्छे दिमाग से सोचते हो कि 800 में नहीं दे रहा तो 1000 में दे रहा है, ये प्रोडक्ट कहीं और भी नहीं मिलेगा। तो आप कहते हो कि ना तेरी ना मेरी, हम लोग 850 की बात करते हैं, ठीक है। हम दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ गए कि 850 में मान जाओ, इतने में दे दो, ठीक है। तो जो 850 अमाउंट है ये क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया कि हम दोनों मान गए इस सॉल्यूशन पे, इसकी प्रॉब्लम भी ख़त्म, इसकी प्रॉब्लम भी ख़त्म, हम 850 पे मान गए, ठीक है।
तो यहाँ पे नेगोशिएशन का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा पार्टी, सेंडर और रिसीवर, जब म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग इतने प्राइस में लेंगे या फिर कोई सॉल्यूशन निकालते हैं वो उस प्रॉब्लम का, तो उसको बोलते हैं बायर सेलर डिस्कस कर रहे हैं प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है। टाइप ऑफ नेगोशिएशन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन, जिसके अंदर क्या होता है, वन पार्टी को लॉस होता है, दूसरी को प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे देखो, एक तो 1000 में बेच रहा था, एक ने 800 में लिया, तो कौन को यहाँ पे 800 की जगह उसने कितने में लिया, फिर 850 में। तो प्रॉफिट किसको हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ, पार्टी बी को प्रॉफिट हुआ। और लॉस किसको हुआ, इसको हुआ। ये 1000 का प्रोडक्ट इसने कितने में बेचा, 850 में, तो इसको लॉस हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन में होता है एक को प्रॉफिट होगा, एक को लॉस होगा। ठीक है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव नेगोशिएशन, बोथ पार्टी टू गेन बेनिफिट, मतलब दोनों पार्टी चाह रही हैं कि उनको बेनिफिट मिले। ठीक है। और नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेगोशिएशन स्ट्रैटेजीज़ जो कि हैं, इसमें 3 स्ट्रैटेजी आती है। विन विन स्ट्रैटेजी पहली, दूसरी कॉम्प्रोमाइज़ स्ट्रैटेजी, एक कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, दूसरा अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी, तीसरी है हमारी, 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली स्ट्रैटेजी है दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो जाए उस प्रोडक्ट से, बायर को डिस्काउंट दे दो, सेलर को लॉन्ग टर्म कस्टमर मिल जाए। अगर आप आज उसको डिस्काउंट दे दोगे तो आगे वो आपका ही सामान खरीदेगा, आपके ही यहाँ पे जाएगा वो सामान खरीदने। ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, वो आपका सामान खरीदेगा तो लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बन जाएगी। तो ये है विन विन स्ट्रैटेजी। आप दोनों तरीके से जीत रहे हो, एक तीर से 2 निशाने बन रहे हैं यहाँ पे। कॉम्प्रोमाइज़ स्ट्रैटेजी में दोनों पार्टीज़ अपनी जो डिमांड्स हैं उनको एडजस्ट कर लें, सैलरी को नेगोशिएट कर लो मिडल अमाउंट में। जैसे कि आपकी 1000 रुपये थी, आप ये करो कि 800 में ये कह रहे हो कि मैं 800 में खरीदूंगा, वो कह रहा है 1000 में दूंगा, नहीं आप 850 में कर लो, तो नेगोशिएट कर लिया आपने, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी, इग्नोर कर दो कॉन्फ्लिक्ट को कुछ टाइम के लिए, आप वहाँ से चले जाओ, नेक्स्ट टाइम फिर कभी आओ तो विजिट करो तो वहाँ पे ख़रीद लेना उस प्रोडक्ट को, क्या पता प्राइस कम डाउन हो जाए। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा होना, डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल ग्रुप ड्यू टू डिफरेंस इन ओपिनियन वैल्यूज इंटरेस्ट। वो बोल रहा है ये अच्छा है, वो बोल रहा है नहीं ये अच्छा नहीं। जैसे बहन भाई में होता है कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए और वो बोलता है नहीं मुझे ये चॉकलेट चाहिए। तो यहाँ पे दोनों में झगड़ा होता है कि जैसे आपका मम्मी है वो लेके आई बिस्किट और चॉकलेट, ठीक है, तो आपकी बहन बोलती है कि मुझे भी चॉकलेट चाहिए, वो भी बोलता है भाई मुझे भी चॉकलेट चाहिए, तो बिस्कुट लेने को कोई तैयार नहीं, सिर्फ चॉकलेट पे दोनों मरे। तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनका। चीज़ तो 2 आई घर में, दोनों बहन भाई दोनों एक एक ले सकते हैं, बिकॉज वो नहीं लेना चाहते बिकॉज ये दोनों को चॉकलेट चाहिए। तो अब क्या ये कॉन्फ्लिक्ट, अब मम्मा को ये मैनेज करनी पड़ेगी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, बिकॉज वो लेके आई है तो वो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करेगी। तो इसी को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। 2 एम्प्लॉय आर्ग्यू कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे कि ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये तेरी, तो कौन डिस्कस करेगा कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैनेजर बताएगा। ठीक है। टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कितने होते हैं, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब इंटरपर्सनल, पर्सनल मतलब एक, इंडिविजुअल, इंटर मतलब दूसरा, तो एक या एक से ज़्यादा, मतलब 2 लोगों के बीच में जब एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, जैसे बहन और भाई के बीच में हुआ, तो ये क्या है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक ग्रुप, ये आपका ग्रुप है, ग्रुप के अंदर डिफरेंट लोग हैं, तो इनके बीच में जब झगड़ा होता है तो इसको बोलते हैं इंट्रा, विद इन ग्रुप और टीम में होता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे एक सेल्स डिपार्टमेंट है एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दोनों में झगड़ा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप के हो गए, एक तो इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल। अब इनको हटाएं कैसे, रिजोल्व कैसे करें, झगड़े को कैसे मिटाएं, मेथड्स, कम्युनिकेशन, डिस्कशन करो इशू को सॉल्व करने के लिए कि भाई मुझे चॉकलेट पसंद है, मैं चॉकलेट लूँगी, तू बिस्कुट ले ले। नहीं मान रहा तो अपने मम्मा से बात करो कि मम्मा किसको क्या लेना चाहिए, नेक्स्ट टाइम हम लोग ये ले लेंगे। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, दोनों एडजस्ट कर लो, हाफ आप चॉकलेट ले लो और हाफ बिस्कुट ले लो, तो ऐसे डिवाइड कर सकते हो। कोलैबोरेशन, दोनों एक दूसरे काम करो और बेस्ट सॉल्यूशन निकालो उसके लिए। ठीक है। अब इससे एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, काम जल्दी होगा। ठीक है। दूसरा टीम वर्क बना रहेगा, एम्प्लॉइज़ अच्छे से काम करेंगे रिजोल्यूशन को पास करने के बाद, तो उससे टीम वर्क रहेगा, हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट रहेगा। ऐसा नहीं है, टेंशन नहीं रहेगी कि मेरा उससे झगड़ा हो गया, तो इस बीच में टेंशन नहीं रहेगी। नेगोशिएशन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एसेंशियल स्किल्स है बिजनेस कम्युनिकेशन में, और हेल्प करते हैं रिजोल्व करने में डिस्प्यूट, इंप्रूव करते हैं हमारी कोऑपरेशन एंड अचीविंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को इफेक्टिवली। तो यहाँ पे ये इसका कंक्लूजन था। तो अब तक हमने पूरा 1 शॉट कंप्लीट कर लिया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का, SEC कैटेगरी का ये सब्जेक्ट है, चाहे कोई भी सेमेस्टर हो, सब सेमेस्टर के लिए एप्लीकेबल है। नाउ लेट मी शो यू कि कैसे नोट्स मिलेंगे। 1 सेकेंड।
यहाँ पे इसकी जो है व्हाट्सअप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वहाँ से या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में कहीं से भी ले सकते हो। वहाँ से जाने के बाद यहाँ पे आपको आना है एंड देन यहाँ पे जैसे कि हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नोट्स शेयर किए, अभी इसके जस्ट बाद हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के भी हो जाएंगे शेयर नोट्स। तब तक टेलीग्राम बैन है, तब तक उसके बाद वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें मेंशन है कि ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम वगैरह। नोट्स यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है सबसे पहले, उसके बाद आपको नोट्स पे क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ यहाँ पे शो होगा आपको। यहाँ पे इसको PDF को क्लिक करके ओपन कर लेना, देन आपकी ये नोट्स की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की है तो ये आपके नोट्स है, आप लोग इनको पढ़ सकते हो। ऐसे ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के नोट्स मिलेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड अगर यहाँ तक इसको देखा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।